सभी छात्रों का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2 यानी वैद्युत विभव तथा विभवांतर की बात करेंगे। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, ये हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि ऊपर दी गई हैं उनके बारे में हम लोग आपको बताते हैं क्या होता है वैद्युत विभवांतर। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास ये रही कि वैद्युत विभवांतर क्या है। वैद्युत विभवांतर यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी जो कोई वैद्युत क्षेत्र है आपका, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम किसी आवेश को जब ले जाते हैं तो जो किया गया कार्य है और आवेश है उसके अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो मान लिया हमने कि वैद्युत परीक्षण धनावेश Q0 है तथा इसे ए बिंदु से बी बिंदु तक हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो किया गया कार्य हमारा W हो जाएगा। तो ये ए से बी बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कितना होगा, चलिए इसको हम आगे देख लेते हैं। वैद्युत विभवांतर कितना होगा, पहले तो हम वैद्युत क्षेत्र एक ड्रा कर लेते हैं, फिर हम दिखा देते हैं उसमें। तो ये एक समान रूप वैद्युत क्षेत्र है जिसमें जो है ए बिंदु ये है और बी बिंदु आपका ये ले लिया। अब हम अगर किसी परीक्षण धन आवेश को Q0 को एक बिंदु से यहाँ ए बिंदु से इस बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य और परीक्षण धन आवेश का जो अनुपात है उसी को कहते हैं विद्युत विभवांतर। यानी ये हो जाएगा BV माइनस BA इक्वल टू द W/Q0। ये आपका हो गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसको कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से इसको पढ़ा जा सकता है और देखा भी जा सकता है क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वह अभी आपने पढ़ा है कि विद्युत विभवांतर BV माइनस BA यह इक्वल टू द W/Q0 हो गया। तो W का मात्रक होता है जूल और Q0 का मात्रक होता है कूलाम, यानी जूल पर कूलाम अथवा इसको वोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि वोल्ट साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम बताया था कि वोल्टेज क्या है, विभवांतर की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर इस यूनिट का नाम भी पड़ गया जिसे हम कहते हैं वोल्ट। तो अभी आगे चल के हम लोग वोल्ट नाम से ही इसको जानेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं क्या है। वैद्युत विभव आ गई, नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आ गई। वैद्युत विभव क्या हो गई, अनंत से परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण धन आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर बात ये हो गई कि हम किसी परीक्षण धन आवेश को जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाते हैं तो किया गया कार्य तथा परीक्षण धन आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। यदि ए बिंदु लिख गया है, ए बिंदु अनंत से अनंत पर है तब विभव क्या होगा, B इक्वल टू द W/Q0 हो जाएगा। तो इसका भी जो मात्रक होगा वह जूल पर कूलाम अथवा वोल्ट ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत विभव या विभवांतर एक ही राशि हैं। चलिए अब हम आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है हमारी। तो ये इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं कई दफ़ा ये पूछा भी जाता है और आगे जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें हम हर लेक्चर्स में इसको उपयोग करेंगे, हर लेक्चर्स में उपयोग ही होता है, हर चैप्टर में उपयोग होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित कराने के लिए अर्जित करता है। यानी ये कह सकते हो कि जब 1 वोल्ट विभवांतर ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है किसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको 1 वोल्ट विभवांतर को अगर लिखना आता है कि इसको एनर्जी के फॉर्म में लिखिए तो वह हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, याद रखिए आप लोग। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, वह गतिज ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित कराने के लिए
सेक ऊर्जा है उसी को कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए ये इंग्लिश में डिफिनीशन लिखी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू एक्सेलरेट इट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। चलिए अब आगे की ओर हम लोग इसी में देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर हो जाता है, जो कि आपको दिखा गया है। अब इसी तरीके से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, ये हो जाता है आपका 10⁻6 1 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये मान वैल्यू यहाँ पर रख दो उतना जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उसकी लार्जेस्ट यूनिट है, जो कि हम बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको याद करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन क्या हो सकता है या डेफिनेशन क्या है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी, इसी से हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहा जाता है, आपको पता ही होना चाहिए। तो बिंदु आवेश के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने माना कि किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश निर्वात अथवा हवा में रखा हुआ है। ये कह सकते हो प्लस Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, एक बिंदु A स्थिर है, मान लिया हमने। यानी जो प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग एक स्केच ड्रा कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें आगे की ओर क्या हो सकता है। चलिए ड्रा कर रहे हैं। ये हमारे पास एक प्लस Q आवेश हो गया, जिससे जो कि O बिंदु पर रखा हुआ था, जिससे A बिंदु और यहाँ पर स्थित है स्मॉल r की दूरी पर, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब मान लिया जाए कि A बिंदु पर अनंत से कोई परीक्षण धनावेश Q0 को B बिंदु तक हम लाए, परीक्षण धनावेश को B बिंदु तक यहाँ तक हम लोग लाए, और ठीक है, तो यहाँ तक कि हम जो दूरियां हैं वो छोटी छोटी दूरियों में विभक्त कर सकते हो। तो यहाँ पर एक हमने अनदर C पॉइंट ले लिया A और B के बीच में। चलिए ठीक है, तो जहाँ तक कि जो स्मॉल डिस्टेंसेस है इसको हम लोग dx कह सकते हो। ये छोटी छोटी दूरियों को अनंत से हमने विभाजित कर दिया, डॉट का मतलब हो गया अनंत दूरियां। चलिए अब कूलाम के नियम के अनुसार अब यहाँ से हम लोग अगर देखें प्लस Q आवेश से B तक की अगर हम लोग मान लेते हैं ये दूरी हमारी स्मॉल x है। चलिए अब हम कूलाम के नियम के अनुसार प्लस Q तथा Q0 के बीच लगने वाला बल, बीच लगने वाला बल, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ किसके किसके बीच लगने वाला बल हो गया। Q और Q0 के बीच, दोनों के बीच लगने वाला बल होगा वो वैद्युत बल होगा। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, नेक्स्ट पेज की ओर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज हमारा ये रहा। तो लगने वाला जो बल हो जाएगा तो वह F इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहला
आवेश Q है, दूसरा आवेश Q0 है, मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर। ये इन्वर्स स्क्वायर के नियम का पालन करता है। ये हो गया। अब B बिंदु की से A तक की दूरियां जो थीं वो अनंत सूक्ष्म दूरियों में हम विभक्त कर लेते हैं, जिसे हम dx कहते हैं। अतः B से C तक Q0 को लाने में किया गया कार्य स्मॉल होगा, dw होगा। तो हम देख लेते हैं वो कार्य कितना होगा। तो आगे की ओर हम देखते हैं, निकालते हैं भी कार्य कितना होगा। तो ये dw हो जाएगा, dw इक्वल टू द हो गया F इंटू dx। तो F तो हमारा कूलम्ब बल था, उसका मान यहाँ लिख सकते हैं। तो dw इक्वल टू द, अब चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो जाएगा, उल्टा की ओर हम लोग आ रहे हैं C से D की ओर, तो ये हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 बाई x स्क्वायर, वहाँ पर हमने लिया था x स्क्वायर इंटू dx हो गया। ठीक है। अब होल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से R तक हम जब ला रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए आगे निकालते हैं इसको कार्य को। तो होल वर्क साइन ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा। तो W इक्वल टू द साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि इन्फिनिटी से R हो गया। F यहाँ पर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू Q0 बाई R x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। अब देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो माइनस साइन और ये हमारा जो ये और ये Q0 ये नियतांक है, इसलिए बाहर निकल आएंगे, इनका समाकलन नहीं होगा। ये हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, समाकलन का चिन्ह होता है, अतः इसको हम समाकलित कर लें क्या होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो W इक्वल टू द हमारे पास हो गया, माइनस साइन बाहर आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 0 से R Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x स्क्वायर इंटू dx। चलिए और इसको अरेंज करके नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, और इसका ही x स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन होगा। ये हमारा इंटीग्रेशन से बाहर दोनों चीज़ें आ सकती, ये पार्ट आ जाएगा। चलिए लिखते हैं आगे की ओर। तो जो W इक्वल टू द निकल के आ गया वह -Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हमारा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इंटू dx, जहाँ ये इन्फिनिटी से R है लिमिट। अब 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/x होता है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। तो W इक्वल टू द -Q इंटू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वह 1/x आ गया। तो लिमिट इन्फिनिटी से R है। चलिए लिमिट को हम बैलेंस कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो W इक्वल टू द -Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये अगर बाहर निकल आया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो ये 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी आपके पास बचेगा। यहाँ पर ये क्वांटिटी क्या हो गई, ये 0 हो गई और 1/r ही बचेगा हमारे पास। 1/ अनंत का मतलब होता है 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वह आ जाएगी अब W इक्वल टू द Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r आ जाएगा। चलिए आगे की ओर हम इतना जो किया गया कार्य निकाला है तो इसको सही से अरेंज कर लेते हैं। तो W इक्वल टू द हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r इन, ठीक है। ये हमारा किया गया कार्य निकल आया। अब बात आती है कि वैद्युत विभव क्या है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा से वैद्युत विभव इक्वल टू द हो जाता है W/Q0। अगर हम W को ये मान समीकरण इसमें रख दें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो B इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r/Q0 के बराबर आ गया। जहाँ से Q0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बची अब B इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। चलिए इस क्वेश्चन को सही से आगे हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। अब देखिए ये हमारी जो फाइनल इक्वेशंस आ गई 1/r² की, वह ये आ गई। ये थोड़ा मिटाल देते हैं। r² की। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है हमारा नियतांक है, ये कांस्टेंट है और ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो जो B निर्भर करता है वह ये स्क्वायर कहाँ से आएगा, स्क्वायर नहीं आता है, 1/r के बराबर ही होगा जो कि मिटालने में रह गया था। तो Q/r के बराबर आ जाएगा। तो B इक्वल टू द हमारा आ जाएगा वह 1/r पर निर्भर करता है, यानी ये 1/r पे निर्भर करता है कि कितना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं इसके बीच में एक डायग्राम ड्रा करके। तो V इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जहाँ पर V निर्भर करता है 1/r पे। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो क्या आता है हमारा ग्राफ, वह ग्राफ हमारा इस तरीके से B का एक्सेस ये हो गया और R का एक्सेस अगर ये हो गया तो B और R के बीच जो ग्राफ होता है वह ये हमारा आ जाता है फाइनल ग्राफ। यानी यह अनंत पर विभवांतर शून्य होगा किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अभी तक जो लोग छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आज के बाद यहीं से आगे की ओर क्लास शुरू होगी जो वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विभिन्न पॉइंटों पर निकलेगी। वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। वो क्लास लंबी चलेगी, लगभग 50 मिनट से कम नहीं होगी। धन्यवाद।